गुड मॉर्निंग। लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहला वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर जो हम लोग बना रहे हैं उसकी खासियत ये रहेगी कि ये आपके प्री एज वेल एज मेंस में भी ये काम आ जाए, प्लस इसको बड़ा ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है ताकि ये आपके मेंस राइटिंग में भी काम आए और प्री में भी क्विक रिवीजन हो जाए। कोशिश ये की जा रही है कि आपको जितना ज़्यादा जरूरी है नॉलेज सिर्फ वही दिया जाए, इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा ज्ञान है उसको यहाँ डालने की कोशिश कम की गई है। तो सबसे पहला टॉपिक यदि आप देखते हैं मेंस के सिलेबस के अनुसार जो आपके प्री में भी इंक्लूड है तो वो आता है ज्योग्राफी जो पेपर में है। पहला टॉपिक है भारत की स्थिति व विस्तार। मतलब इसमें हम यह बताएंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है और इसके विस्तार क्या है। तो जब मैं भारत की स्थिति की बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में भारत की स्थिति बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बिलासपुर की बात करूँ तो आप बता सकते हो कि रायपुर से ईस्ट दिशा में 120 किलोमीटर चलने पर बिलासपुर आ जाएगा। तो जैसे हम बिलासपुर के लोकेशन बताना है तो क्या बताएंगे कि भाई रायपुर से ईस्ट दिशा में 120 किलोमीटर जाएंगे तो हमें बिलासपुर शहर में जाएंगे। उसी तरीके से भारत का लोकेशन बताने के लिए हम कुछ रेखाओं का यूज करते हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये डिटेल का सब्जेक्ट है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर कवर करूंगा। जब हम जलवायु वाले चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे उस समय अक्षांशीय रेखाओं के महत्व के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार को जानने से पहले हम थोड़ा सा ग्लोब की स्टडी करते हैं। ग्लोब जिसमें कोशिश की जाती है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसको शो किया जाए। जब आप कभी ग्लोब को देखेंगे तो इन ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक दूसरे के समानांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य कुछ इस प्रकार की क्षैतिज रेखाएं खींची गई होती हैं। क्षैतिज पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर पैरेलल क्षैतिज रेखाएं खींची गई होती हैं। ये क्षैतिज रेखाएं ही अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये क्षैतिज रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये अक्षांशीय रेखाएं का इंपॉर्टेंस ये है कि ये दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बताती है। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अक्षांशीय रेखाएं पर स्थित किसी शहर, किसी स्थान, किसी देश की जलवायु के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। ये छोटा सा एक अक्षांशीय रेखाओं का महत्व। अगर आपको लगता होगा कि कोई आदमी स्पेस पे जाए और वहां से देखे तो ये रेखाएं दिखेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक, जो कि ज्योग्राफी वाले अपनी सरलता के लिए इसको खींचते हैं ताकि बहुत सारी स्टडी में, अध्ययन में उनको बहुत सारे फायदे हो जाए। तो ये है अक्षांशीय रेखाएं। अब जब इन अक्षांशीय रेखाएं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसी अक्षांशीय रेखा यदि जिसको मैं खींचूं तो ये हमारा ग्लोब दो बराबर भागों में बट जाए। और जब कोई एक ऐसी अक्षांशीय रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। इसी अक्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा भी इसे कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के ऊपर का जो ग्लोब का पोर्शन है इसे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इसके नीचे का जो पोर्शन है, दक्षिणी पोर्शन, उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है।
क्लियर हुआ? अब इसके आगे यदि मैं ऐसे ऐसे कुछ लाइंस खींचते जाऊं जो नीचे से ऊपर की ओर हो, जो भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए, तो इन अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे इनके नाम देते हैं। इसी प्रकार एक अक्षांशीय रेखा आती है जो उत्तरी गोलार्ध पर रहती है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम एक और नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। सूरज की किरण यहां परपेंडिकुलर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, ज्यादा गर्म होता है। उसी तरीके से यदि इस भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नीचे हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी लाइंस खींचे तो इनका भी नाम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन रहेगा। और यहां पर फिर एक रेखा आती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। याद रखना, विषुवत रेखा के ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा के नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश। डिग्री वही रहेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, बस इनका सरनेम बदल जाता है। ऊपर वाले उत्तरी अक्षांश सरनेम लगाएंगे, नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश का सरनेम लगाएंगे। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा? मकर। तो ये थोड़ा सा जरूरी था भारत की स्थिति को स्पष्ट करने में। ठीक, तो ये हो गई हमारी अक्षांशीय रेखा। उसी प्रकार ग्लोब में एक और रेखा है। जिस प्रकार अक्षांशीय रेखाओं का संबंध दो बिंदुओं की दूरी, जलवायु का महत्व, जलवायु बताने का महत्व है, उसी प्रकार ग्लोब में कुछ ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है, परपेंडिकुलर लाइंस। कहां से कहां? तो दिख रही है आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसी, और ऐसी बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइंस होती है। इन परपेंडिकुलर लाइंस को कहा जाता है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर। और एक ऐसी देशांतर रेखा जो इस ग्लोब को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर तरीके से दो भागों में बांट देती है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है, इसीलिए इसे विद्वान लोग ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ वर्ड यूज होता है टाइम, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देशांतर रेखाएं दो बिंदु के बीच क्या टाइम ड्यूरेशन है, समय अंतराल क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक, तो GMT या 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम तरफ का जो पृथ्वी का ग्लोब का जो भूभाग है, उसे हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। और इसी प्रकार जो पूर्व तरफ का भूभाग है, उसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर। और यहां भी वही, यहां से जो पैरेलल लाइंस आएंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन, लेकिन इनका सरनेम रहेगा पूर्वी देशांतर। इधर से जो लाइंस वर्टिकली आप खींच रहे हैं, इनका भी नाम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, लेकिन सरनेम रहेगा पश्चिमी देशांतर। बस एक स्पेशल लाइन का मैं नाम आपको लिख के बताऊंगा यहाँ। क्यों बताऊंगा उसका खुलासा आगे होगा, और वो यहां से गुजरने वाली है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप सरनेम से पहचान जाएंगे कि मैं किस गोलार्ध की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ ये? और जब हमें अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाओं का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, तो अब जब हम एक ग्लोब बनाएंगे तो इस ग्लोब में 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। क्वाड्रेंट नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। क्वाड्रेंट नंबर 2 उत्तरी गोलार्ध
पश्चिमी देशांतर। क्वाड्रेंट नंबर 3 दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर। क्वाड्रेंट नंबर 4 दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। और इतना सब लंबा चौड़ा अक्षांशीय रेखाएं देशांतर रेखाओं का ज्ञान मैं इसलिए बताया ताकि मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट बतानी थी, और इस एक पॉइंट के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। वो ये है कि हमारा जो भारत देश है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। सिर्फ मुझे एक लाइन बतानी थी, लेकिन इस एक लाइन के लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा कहानी बताना पड़ा। तो हम सबसे पहले याद रखेंगे, जब भारत की स्थिति बताते हैं तो हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर हुआ ये बात? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। अब जब हम भारत के बारे में बात करें तो एक चीज तो आपको स्पष्ट हो गई है कि जो हमारा भारत देश है इसमें जो भी रेखाएं होंगी, अक्षांशीय रेखाएं, उनका सरनेम होगा उत्तरी अक्षांश। चाहे कुछ भी हो जाए, इनका सरनेम हमेशा रहेगा उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश इनका सरनेम रहेगा? क्योंकि भैया भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। अगर बाय द वे भारत कुछ ऐसा होता तब ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कहीं भी भारत में दक्षिणी अक्षांश की गुंजाइश नहीं है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो यही खेल खेलते हैं, डेटा सेम रहेगा लेकिन हम लोग खुशी खुशी में उत्तरी की जगह नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश समझ के उसको राइट मारते हैं और काम यहाँ खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो भारत पूरी तरीके से पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में होने का मतलब ये है कि जब मैं देशांतर रेखाओं का विस्तार बताऊंगा तो कहीं भी पश्चिमी देशांतर नाम का सरनेम नहीं आएगा, जो होगा वो पूर्वी देशांतर। ठीक, जब इतनी बात क्लियर हो जाती है तो अब तो कहानी कुछ बचा ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ रटने का कहानी। अब यदि मैं भारत का विस्तार देखूं तो सबको पता है कि भाई ये भारत का मुख्य भूभाग है और यहाँ पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि और भारत को नीचे तक ले जाता है। तो यदि मैं भारत का अक्षांशीय विस्तार देखूं, मेंस लेवल को क्या क्या बात करना है, यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार सुदूर दक्षिण से 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। कितना? 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। ठीक, सुदूर दक्षिण बिंदु। और यहां पर जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप? ग्रेट निकोबार। पहले यहां इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, सुनामी आया, इंदिरा पॉइंट को तहस नहस कर दिया, और अब से भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार। और यहां से जो अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है यह 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि मैं मुख्य भूभाग की बात करूं तो भारत का जो दक्षिण में स्थित मुख्य भूभाग है वहां से गुजरने वाली रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहां पर स्थित है कैप कैमोरियन द्वीप। कौन सा द्वीप? कैप कैमोरियन, या इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। तो भारत का जो मुख्य भूभाग का दक्षिण विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी तरीके से यदि मैं भारत की उत्तरी विस्तार की बात करूं, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का सबसे उत्तर पर जो बिंदु स्थित है वहां से गुजरने वाली रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जिस भारत के उत्तर में बिंदु से गुजरती है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो? तो यदि हम मेंस के लिए लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो हम यह लिख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार सुदूर दक्षिणतम बिंदु से 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। यदि मुख्य भूभाग की बात करें तो यह सुदूर में स्थित
कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता हुआ उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। विस्तार तो आप पॉइंट का नाम बता दो। 6 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जिस बिंदु से गुजरती है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जिस बिंदु से गुजरती है उसका नाम है कैप कैमोरियन। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जिस बिंदु से गुजरती है उसका नाम है इंदिरा हॉर्न। यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। इनके अलावा यदि मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि भाई कि भारत में आप इंदिरा कॉल पर खड़े हो जाओ और वहां से चलते 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 कहां पहुंच जाओ, कन्याकुमारी। तो ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताता है। यदि कोई व्यक्ति इंदिरा कॉल से लेकर कैप कैमोरियन तक चलता है तो वह 3214 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अर्थात उत्तर से दक्षिण के भारत का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर। या हम बोल सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 3214 किलोमीटर। क्लियर हो? इसके एक अंदर में भी कहानी है। यदि आप देखेंगे कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी इतनी होती है और उसको कैलकुलेट करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। उसका सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ये बता दे रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जब अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाती है तो सिकुड़ती जाती है, इस कारण उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार तो भारत का देशांतरी विस्तार पश्चिम में 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और पूर्व में 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलता है। 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलता है। यह भारत का देशांतरी विस्तार। फिर से एक बार, भारत का जो देशांतरी विस्तार है पश्चिम में 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक चलता है। यह भारत का देशांतरी विस्तार। यदि मैं सुदूर पश्चिम बिंदु की बात करूं तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गुहार मोती, या कई लोग इसे गौर मोती भी कहते हैं, जो कि गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है वो गुजरती है गुहार मोती से। इसी प्रकार 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में स्थित कीबीथू नामक जगह से गुजरती है। ठीक है, कौन सा जगह है ये? कीबीथू। तो जब मैथ्स में लिखेंगे तो हम इन दोनों को भी मेंशन कर देंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती से गुजरती है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कीबीथू से गुजरती है। और फिर से यहाँ वही बात, अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि भाई आप गुहार मोती पर खड़े होकर कीबीथू तक चले तो यह टोटल 2933 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब यहाँ से जब यहाँ तक वो चलेगा तो 2933 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अर्थात एक चीज यहाँ से स्पष्ट होती है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हुआ? इनके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, जो हमारा भारत देश है उनके मध्य से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है और इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इस कारण जो भारत है वो गर्म देशों की श्रेणी में आता है। ये भी यहाँ मेंशन कर देना जब हम लोग भारत की स्थिति बात करेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इसके अलावा मैं पूर्वी देशांतर में एक और स्पेसिफिक बात बताया था,
भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। इसे IMT कहा जाता है। ठीक है, भारत का जो समय का निर्धारण होता है वो माफ करेगा IST कहा जाता है, वो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है और इसे IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो जब आप भारत की स्थिति और विस्तार बताएंगे तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि ये पूर्वी देशांतर। तो यहाँ तक जो था ये भारत जो हमारे मेंस का पहला टॉपिक है और जो प्री के लिए हमको कंटेंट चाहिए, फैक्ट्स, वो आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेंस की बात चर्चा करें, यदि 8 या 10 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, डायरेक्ट यही बताना है। डायरेक्ट छोटा सा डायग्राम बना देंगे, ये सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे और डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। उसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में आप डिटेल में लिखेंगे, देशांतरी विस्तार के बारे में आप डिटेल से चर्चा कर देंगे। विस्तार जो है उनकी आप बिंदु के बारे में बता देंगे भाई कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण में कितना डिस्टेंस है, पूर्व से पश्चिम में कितना डिस्टेंस है, और 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स कि ये क्या है। क्लियर हुआ? इनके अलावा जलवायु के बारे में बता सकते हैं, 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन इसका डिस्कस हम जब जलवायु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक, धन्यवाद।